सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चल रही थीं और बारिश भी हो रही थी, लेकिन बारिश तेज नहीं, थोड़ी धीमी धीमी हो रही थी। लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। एक औरत एक आदमी से भीख मांग रही थी। तभी वह आदमी उस औरत से चिल्लाते हुए बोलता है, चल भाग यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाती है। इसके पास तो इतनी बदबू आ रही है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। औरत के शरीर में जगह जगह घाव थे। वह दर्द से कराह रही थी और लोगों से भीख मांग रही थी। वह ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन सभी लोग उससे दूर भाग रहे थे क्योंकि उसके पास से बदबू भी आ रही थी। कोई भी उसके पास खड़ा नहीं हो पाता था। कुछ लोग पैसे उसे दूर से फेंक कर दे रहे थे, तो कुछ ऐसे नाक बंद करके ही जा रहे थे। जमीन पर जैसे ही पैसे गिरते, वह भागकर उन्हें उठा लेती। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने खाना भी नहीं खाया हो। उस औरत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था भगवान ने न जाने उससे कौन से जन्म का बदला लिया है। आखिर कौन थी वह औरत? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आप यहाँ पड़े पड़े आराम कर रहे हैं बाबूजी, और मम्मी जी कहाँ गईं? काम चोरी की भी हद होती है। जब देखो हरामखोरी करते रहते हो आप लोग। जानवरों की जगह पर रहने वाले जानवर कहीं के। पता नहीं इतनी बदबू और गंदगी वाली जगह पर कैसे रह लेते हैं ये दोनों खूसट बुढ़े बुढ़िया। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए बहू रागनी वहाँ से तुरंत ही अपनी नाक दबाकर भाग खड़ी हुई। उसने अपने सास ससुर को वहाँ रखा ही इसलिए था कि 4 दिन के जीने वाले बुढ़े बुढ़िया 2 दिन में ही मर जाएं, क्योंकि वह अमीर बाप की बेटी अपने गरीब और लाचार सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसने उनकी रहने की जगह ही अलग करवा दी थी। बहू रागनी का ऐसा रवैया रामनाथ जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अपने मन ही मन में सोचने लगे, बाहरे क्या जमाना आ गया है। बहू ने हमें खुद ही यहाँ जानवरों की झोपड़ी में लाकर पटक दिया है और कह रही है इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो, जैसे यहाँ रहने में हमें मज़ा आ रहा हो। हम भी तो चाहते हैं साफ सुथरी जगह में रहना, लेकिन इस डायन ने तो खून पसीने की कमाई से बनाए घर पर ही कब्जा कर लिया है और हमें ही आंखें दिखाती है। आज रागनी और संजीव की शादी को पूरे 6 साल हो चुके थे, लेकिन रागनी ने संजीव के माँ पिताजी के साथ सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, क्योंकि उसे अपने पिता के धन का घमंड जो था कि उसके पिता बहुत बड़े नामी डॉक्टर हैं। इसलिए वह सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका लेने की ताकत रखती है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि इस दुनिया में मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है, और इस मानवता को ही सारी दुनिया सलाम करती है और इसी के सामने झुकती भी है। मोहिनी जैसी मॉडर्न लड़की जिसके पिता ने उसके साथ 4-4 नौकर भेजे थे, उसे क्या पता था मानवता और दुनियादारी क्या होती है। संजीव को मोहिनी ने एक रेस्टोरेंट में देखा था। जब संजीव रेस्टोरेंट में अपने बॉस के लड़के के साथ गया था, तभी रागनी की नज़र संजीव पर पड़ी थी। उसी दिन संजीव रागनी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। संजीव की सादगी ही रागनी के दिल को अंदर तक छू गई। उसने अपने पापा से जिद की वह शादी करेगी तो सिर्फ संजीव से, वरना वह जिंदगी भर कुंवारी ही रहेगी। बेटी की ऐसी जिद सुनकर डॉक्टर वर्मा जी तो बहुत भौचक्के ही रह गए थे। वर्मा जी ने संजीव के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की थी, तो पता चला कि माँ कमला देवी जी घर पर सिलाई का काम करती हैं
और पिता रामनाथ जी छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आमदनी तो नहीं होती, और संजीव एक फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था। उसको भी अभी काम करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए कुल मिलाकर संजीव एक साधारण परिवार से ही है। लेकिन रागिनी के पिता को अपनी बेटी की जिद के आगे हार माननी पड़ी और रागिनी का रिश्ता संजीव के घर लेकर जाना पड़ा। संजीव के पिता रामनाथ जी को संजीव के लिए मोहिनी का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले से ही आभास हो रहा था कि एक अमीर पिता की बेटी, वह भी मॉडर्न ज़माने की पढ़ी लिखी नकचड़ी किस्म की लड़की, संजीव के लिए सही नहीं है। रामनाथ जी ने उससे देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन संजीव की माँ कमला देवी जी तो सरल व्यवहार की महिला थी। उन्हें जमाने की ज़्यादा दांव पे समझ में नहीं आते थे। वे छल कपट से कोसों दूर सरल हृदय की महिला थीं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी मानकर अपने पति रामनाथ जी को भी रागिनी और संजीव की शादी के लिए मना लिया और उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी गई। इसका सारा खर्च भी रागिनी के पिता ने ही उठाया, ताकि समाज में बेइज्जती ना हो सके। रागिनी को इसी बात का घमंड था कि उसके पिता के पास इतना पैसा है कि वह चाहे तो इस दुनिया की हर चीज़ खरीद सकती है, इसलिए आए दिन वह अपने सास ससुर का अपमान करती रहती थी। संजीव भी अपने सामने अपने माता पिता का अपमान होता देखकर भी कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि रागिनी उसे आत्महत्या करने और दहेज प्रथा के जुर्म में गिरफ्तार करवाने की धमकी दिया करती थी। रागिनी चाहती थी कि जिस प्रकार वह अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उन्हें अपमानित करती रहती है, संजीव भी ऐसे ही अपने माता पिता से लड़ाई करे, उन्हें अपमानित करे। इसलिए वह हमेशा ऐसे समय की तलाश में रहती थी कि जब संजीव के माता पिता उसकी नज़रों में गलत साबित हों। रागिनी रोज ही किसी न किसी बात को लेकर अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, इसलिए संजीव चाहता था कि वह अपने मायके चली जाए, लेकिन वह वहाँ भी नहीं जाना चाहती थी। उसे तो संजीव के मम्मी पापा से लड़ाई करने में ही मज़ा आता था। रागिनी घर का कोई काम नहीं करती थी और ना ही घर के नौकरों को करने देती थी। वह कभी भी उन्हें अपने कमरे में बुला लेती और कभी उनके साथ गेम खेलती या कभी अपने हाथ पैर दबाती, कभी अपने सिर की मालिश करवाती, क्योंकि नौकरों की तनख्वाह तो उसके पापा ही देते थे और बाकी के अधूरे काम वह अपने सासू माँ से करवाती। बेचारी कमला देवी जी जब तक उनके हाथ पैर चलते थे तब तक तो उन्होंने सारे काम अच्छे से किए, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापे के कारण जब उनसे सारे काम नहीं किए जाते थे, रागिनी ने देखा बुढ़िया अब किसी काम की नहीं रही, तो उसने उन दोनों बुजुर्गों का सामान घर के पीछे बनी छोटी सी झोपड़ी, जिसमें बहुत दिनों पहले गाय बकरियां बांधी जाती थीं, वहां डलवा दिया। झोपड़ी से बहुत बदबू आ रही थी, क्योंकि कई दिनों से साफ सफाई नहीं की गई थी। कमला देवी जी ने रागिनी के सामने हाथ पैर जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू हम बुढ़े बुढ़ियों पर रहम करो। वह झोपड़ी कई दिनों से बंद पड़ी है और ना ही उसकी साफ सफाई हुई है, इसलिए वहाँ से बहुत बदबू आ रही है और छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े भी काट रहे हैं। संजीव के पापा की तबीयत भी खराब हो गई है, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बहू, तुम हम बुढ़े बुढ़ियों पर कुछ तो रहम करो।
रागिनी उस समय अपनी एक सहेली जो विदेश में रहती थी उसके साथ वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी। उसकी सहेली ने कमला देवी जी की दयनीय हालत को देख लिया और उसने कमला देवी जी को रागिनी को बहू कहते हुए भी सुन लिया था। तो उसने कहा, अरे रागिनी, तू ठहरी इतने अमीर बाप की बेटी, पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की, और तेरी शादी ऐसे फटीचर घर में जिन्हें ना ही पहनने का सलीका है और ना ही बोलने का। देखने में तो यह किसी भिखारी से कम नहीं लग रहे हैं। कौन है वह बुढ़िया जो तेरे पीछे हाथ जोड़े खड़ी है? मोहिनी ने अपने आँखों के ऊपर आए बालों पर फूंक मारते हुए अपना मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, तू भी क्या फालतू लोगों के बारे में बात करने लगी? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसे फटीचर भिखारिन मेरी सास होगी? यह तो मेरे घर की नौकरानी है, इसे कुछ चाहिए होगा इसलिए खड़ी है। रागिनी ने अपनी सहेली को लाख दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन उसकी सहेली नहीं मानी। उसने कहा, तुझे बहू कह रही है जरूर, वह तेरी सास ही है। रागिनी ने उस समय तो उसे मजाक मजाक में ही हाँ कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में अपनी सास के लिए आग की ज्वाला धधक रही थी। उसने अपनी सहेली के साथ बहुत देर तक बात की। जैसे ही फोन काटा, सबसे पहले अपनी सास की तरफ मुड़ी। कमला देवी जी वहाँ से जा चुकी थीं। वह गुस्से में आग बबूला होती हुई सीधे वहाँ पहुँची जहाँ रामनाथ जी बहुत ही कठिनाई से सांस ले रहे थे। वह अपनी नाक दबाते हुए बोली, अरे बुढ़े, तू यहाँ पड़ा पड़ा आराम फरमा रहा है और उस बुढ़िया को कहाँ भेजा है? जानवरों की जगह में रहने वाले जानवर कहीं के, पता नहीं इतनी बदबू और गंदगी वाली जगह में कैसे रह लेते हो। कहकर बड़बड़ाती हुई रागिनी तुरंत ही वहाँ से निकल गई। इतनी बदबू आ रही थी कि वह एक मिनट भी वहाँ नहीं रह पाई। थोड़ी देर में कमला देवी जी थोड़ा सा गोबर लेकर आईं ताकि वह उस झोपड़ी को नीचे से लिपाई कर सकें। फिर थोड़ी देर में नीम की पत्तियों का धुआं किया ताकि वहाँ के सारे मच्छर और कीड़े मकोड़े भाग सकें। कमला देवी जी के प्रयास से वह झोपड़ी 2 दिन के अंदर साफ सुथरी और रहने लायक हो गई। और उधर रागिनी मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो, इतनी गंदी जगह में रखा है कि वह 4 दिनों तक जीने वाले 2 ही दिनों में मर जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही रागिनी फिर से किसी काम से घर के पीछे गई। उसने देखा, अरे बुढ़िया ने तो झोपड़ी की काया पलट ही कर दी है। तो उसके दिमाग में फिर खिचड़ी पकने लगी। उसने उन्हें परेशान करने की तरकीब सोची। उसने अपने घर के निकलने वाले सारे कूड़े को उस झोपड़ी के सामने डाल दिया ताकि वे दोनों जैसे ही उठें, सबसे पहले उन्हें कूड़े की बदबू ही मिले। सुबह होते ही कमला देवी जी जैसे ही उठी, बदबू सीधे झोपड़ी के अंदर गई, जिसकी वजह से रामनाथ जी को सांस लेने में परेशानी होने लगी। कमला देवी जी भागती हुई जब अपनी बहू से उस कूड़े के बारे में बात करने गई तो वह फिर से वीडियो कॉलिंग पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। उस दिन फिर से उसकी सहेली ने कमला देवी जी को देख लिया तो रागिनी की फिर से हंसी उड़ाई। आज तो रागिनी का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर था। उसने कॉल कट किया और कमला देवी जी की तरफ मुड़ी। उसने आओ देखा ना ताओ कमला देवी जी को लात घूंसों से मारने लगी। कमला देवी जी पूछती रह गईं, बहू, आखिर मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों मार रही हो? लेकिन रागिनी ने उनकी एक ना सुनी और कभी उनके बाल खींचकर घसीटती, कभी लात से मारकर गेंद की तरह इधर उधर लुढ़काती।
कमला देवी जी का चिल्लाना सुनकर संजीव भी जाग गया। रामनाथ जी भी जाग गए थे, लेकिन दमा की बीमारी के कारण वे बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसलिए बिस्तर से उठकर भी नहीं जा सकते थे। लेकिन संजीव जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और उधर दौड़कर भागा जिधर से शोर सुनाई दे रहा था। रागिनी का रौद्र रूप देखकर संजीव तो हक्का बक्का रह गया। अपनी पत्नी के द्वारा अपनी ही माँ को इतनी बेरहमी से पीटता देख संजीव की आंखों में आंसू आ गए। रागिनी ने जब उसके मम्मी पापा को उस बदबूदार झोपड़ी में रखा था, तब भी संजीव ने उसका विरोध किया था। लेकिन रागिनी ने संजीव को धमकी दी थी कि वह उसके मम्मी पापा को जहर देकर मार डालेगी और उसे भी दहेज प्रथा के केस में अंदर करवा देगी। इसलिए वह चुपचाप रहा, दिल में यह तसल्ली रखकर कि कम से कम उसके माता पिता उसकी आंखों के सामने तो हैं। लेकिन आज तो रागिनी ने हद ही कर दी थी। इसलिए संजीव ने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा और अपनी माँ को बचाने के लिए उन दोनों के बीच में चला गया। रागिनी के अंदर उस समय क्रोध तो इतना भरा था कि उसने अपने पति को भी लात घूंसों से खूब मारा। जब संजीव ने उसे शांत करने के लिए उसके हाथ पकड़ लिए तो उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने उसे मारा है और अपने तीनों नौकरों को बहुत सारे पैसे देकर अपने पक्ष में करके गवाह बना लिया कि उन्होंने संजीव को मारते देखा है, जबकि संजीव ने रागिनी पर हाथ भी नहीं उठाया था। पापा डॉक्टर वर्मा ने भी अपनी बेटी की बात मानकर संजीव को पुलिस के हवाले कर दिया और रागिनी ने कमला देवी जी और रामनाथ जी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और यह धमकी दी कि अगर आपको अपना बेटा वापस चाहिए तो चुपचाप रहिएगा, किसी को भी सच्चाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आपका बेटा जिंदगी भर जेल की चक्की पीसता रहेगा। दोनों माता पिता ने वादा किया कि वे लोग किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बेटे को आज़ाद करवा दे। रागिनी को पता था कि यह तो दो कौड़ी के लोग न्याय की नहीं बल्कि अपने बेटे की ही सोचेंगे, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी और कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद रागिनी ने अपना केस वापस ले लिया और संजीव से तलाक ले लिया। मुआवजे के रूप में उसने संजीव के माता पिता के जीवन भर की कमाई का एकमात्र सहारा, जिसमें वे लोग अपना सर छुपा सकते थे, उस घर को मांग लिया। संजीव ने रागिनी से बहुत निवेदन किया कि घर उसके माता पिता को वापस कर दे, तो संजीव अपने तनख्वाह में से आधी तनख्वाह उसे हर महीने दिया करेगा। लेकिन वह नहीं मानी और उसने तीनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब तो संजीव अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करने लगा। 2 दिन उन्होंने रेलवे स्टेशन पर गुजारी। संजीव ऑफिस गया। बॉस ने उसे बताया कि वे लोग जिस प्रोजेक्ट पर पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे थे वह सफलतापूर्वक अप्रूव कर दिया गया है और उसी के सिलसिले में उनके साथ संजीव को भी कुछ दिनों के लिए विदेश जाना होगा, क्योंकि बॉस के बेटे बहू अपने हनीमून ट्रिप पर गए हुए थे। शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन काम की अधिकता के कारण वह कहीं भी नहीं गए थे। इसलिए थोड़ी फुर्सत मिलने पर प्रोग्राम बनाया और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हो गया। इसलिए संजीव को मजबूरन अपने बॉस के साथ विदेश जाने के लिए हाँ कहना पड़ा। संजीव ने अपने माता पिता को भी नहीं बताया कि वह विदेश जा रहा है और जल्दी जल्दी में अपने ऑफिस की तरफ से ही अपने बॉस के साथ विदेश को निकल गया। उसकी बॉस की पत्नी नेक दिल इंसान थी। वह एक माँ की ममता को समझती थी और संजीव के सादगीपूर्ण व्यवहार को भी समझती थी।
संजीव शर्मीला लड़का है, इसलिए वह अपने परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं कहता था। यह सोचकर उन्होंने कुछ राशन का सामान और घर गृहस्थी के काम आने वाली वस्तुएं खरीदकर स्वयं उसके मम्मी पापा से मिलने चली गईं। पर जाकर देखा कि अजनबी लोग वहां बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। रागिनी की नज़र जब संजीव की मालकिन पर पड़ी तो सर पर पल्ला रखकर और घड़ियाली आंसू बहाती हुई बोली, आंटी जी, संजीव कहाँ गए हैं पता ही नहीं चल रहा। ना ही वे घर पर आए हैं और ना ही उन्होंने कोई फ़ोन किया है। इस बारे में सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहती हुई वह सामान लेकर रोने लगी। रागिनी को रोता देख उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे वादा किया कि उसके घर खर्च के लिए हर महीने राशन और पैसे भेज दिया करेंगी, क्योंकि संजीव तो अभी कुछ दिनों के लिए विदेश में ही रहने वाला है। और जब उन्होंने संजीव के मम्मी पापा के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि वे लोग तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। संजीव की मालकिन राधिका जी को उस पर और भी दया आ गई, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से 10,000 रुपये खर्च करने के लिए दे दिए। रागिनी ने उनके पैर छुए और मन ही मन बहुत खुश हुई। उनके जाने के बाद उसके घर आए उसके मतलबी दोस्तों से ठहाके लगाते हुए बोली, जितने मूर्ख संजीव और उसके माँ बाप हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मूर्ख तो उसकी बॉस की पत्नी है। उसे इतना भी पता नहीं कि मैंने ही उसके लाडले संजीव और उसके माता पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला है। और सभी लोग एक दूसरे को तालियां देकर हंस पड़े। इधर राधिका जी ने संजीव को भी बोल दिया कि वह उनके माता पिता का ध्यान रखे हुए है, तो संजीव भी विदेश में निश्चिंता पूर्वक रहने लगा। उसे लगा कि हो सकता है मेरे माता पिता मेरा पता लगाने के चक्कर में मेरे बॉस के यहाँ पहुँच गए होंगे, क्योंकि वह सीधा ही दफ्तर से अपने बॉस के साथ विदेश चला गया था और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह जाकर अपने माता पिता को कुछ बता सके। जब राधिका जी संजीव के घर यानी रागिनी के घर 2-4 दिनों के बाद कुछ ना कुछ भिजवा दिया करती हैं और रागिनी खुशी खुशी रोज ही अपने दोस्तों के साथ उनके द्वारा भेजे गए सामानों से एंजॉय करती रही। संजीव के माता पिता रोज ही अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करते रहते। कई दिनों तक तो उन दोनों ने पानी पी पी कर अपनी भूख को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब भूख उनके बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो दोनों ने स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगना शुरू कर दिया। रामनाथ जी और कमला देवी जी स्वाभिमानी किस्म के लोग थे। जब जब यह लोग लोगों के सामने भीख मांगने के लिए हाथ फैलाते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। इसलिए उन्होंने आपस में विचार किया कि अब वे लोग भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि रामनाथ जी ने कहा कि वह जूते पॉलिश किया करेंगे। कमला देवी जी चिप्स के पैकेट बेचेंगी। इस प्रकार वह इतना पैसा कमा ही लेंगे कि दोनों का पेट आराम से भर जाएगा। दूसरे दिन भीख में मिले कुछ पैसों से जूते पॉलिश करने का कुछ सामान रामनाथ जी ने खरीदा और एक कोने में अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। कमला देवी जी ने भी कुछ चिप्स और कुरकुरे के पैकेट खरीदे और लोगों के पास जा जाकर बेचने लगीं। कमला देवी जी के चिप्स और कुरकुरे पैकेट को ज़्यादातर लोग नहीं खरीदते थे, क्योंकि सभी लोग तो पहले से ही दुकान से खरीदकर खाने पीने का पर्याप्त सामान लेकर चलते थे, या फिर ट्रेन के अंदर कोई बेचने आता उससे खरीद लेते थे। इसलिए रेलवे स्टेशन में घूमते फिरते वह भी चिप्स कुरकुरे के पैकेट खरीदना पसंद नहीं करते थे। इसलिए कमला देवी जी को चिप्स और कुरकुरे के पैकेटों को
बेचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। एक दिन रामनाथ जी जूते पॉलिश कर ही रहे थे कि उनके पास संजीव के बॉस अजय ने अपने जूते वाले पैर रख दिए। रामनाथ जी नीचे सिर किए उनके जूतों को अच्छी तरह से चमकाने में लगे रहे। तभी अजय ने कहा, लगता है आप बहुत पुराने मोची लगते हैं, तभी तो आपको इतना अनुभव है, क्योंकि आप इतने सलीके से जूते पॉलिश करते हो। तभी रामनाथ जी ने अपना सिर ऊपर किया। उनके बाल दाढ़ी बड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने रामनाथ जी को पहचान लिया और कहा, अरे रामनाथ जी, आप यहाँ पर यह काम क्यों कर रहे हो? आप दोनों पति पत्नी तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे ना, फिर आप यहाँ यह सब क्यों कर रहे हो? और आपके घर तो मेरी पत्नी राधिका जी कुछ ना कुछ भेज दिया करती हैं, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, फिर आप यह सब काम क्यों कर रहे हैं? उसी समय कमला देवी जी भी उनके पास कुछ चिप्स और कुरकुरे के पैकेट लिए चली आ रही थीं। अजय जी ने जब उन्हें देखा तो समझ गए कि दाल में कुछ काला है। रामनाथ जी और कमला देवी जी को अपने पास बिठाया और पूछा, आखिर उनके साथ क्या हुआ है? कमला देवी जी और रामनाथ जी ने रो रो कर वह सारी बातें बताईं जो रागिनी ने उनके साथ किया था। अजय जी समझ गए कि रागिनी कितनी चालाक औरत है। पत्नी राधिका जी को फोन लगाया और सारी बात बता दी कि रागिनी ने अपने पति और उसके माँ बाप के साथ क्या किया है, इसलिए अब उसके पास कुछ भी चीज़ पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजय जी रामनाथ जी और कमला देवी जी को अपने साथ अपने घर ले गए और उन्हें एक कमरे में रहने के लिए जगह दी। खाने की सारी व्यवस्था की। अजय जी स्वभाव के बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे, इसलिए उन्होंने शहर के बीचों बीच एक किराने की दुकान खोल दी, जिसमें दोनों पति पत्नी दिन भर रहते। दोनों का व्यवहार इतना अच्छा था कि ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। अब तो रामनाथ जी और कमला देवी जी के पास फुर्सत ही नहीं रहती। वह ग्राहकों से इतने बिजी रहते कि उनके पास टाइम ही नहीं बचता। इधर उनका बेटा भी जी लगाकर मेहनत कर रहा था। दिन पर दिन उन लोगों की तरक्की होती चली गई। एक दिन रामनाथ जी अपनी दुकान खोलने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, उन्हें अपने दुकान के पास एक औरत फटे पुराने कपड़े पहने एक कोने में सिमटी हुई दिखाई दी, जिसके ऊपर मक्खियाँ भिनक रही थीं। उसको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। उसके हाथ पैर की उंगलियां गल रही थीं। उसके शरीर में इतनी बदबू आ रही थी कि उसके पास कोई खड़ा भी नहीं रहना चाहता था। जब उस औरत को गौर से देखा तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू रागिनी ही थी। उसने रामनाथ जी की तरफ शर्म से भरी नज़रों से देखते हुए इशारे में माफ़ी मांगी, क्योंकि उसके शरीर के एक भाग को पैरालिसिस भी हो गया था। वह बोल भी नहीं पा रही थी। तभी कुछ देर बाद कमला जी भी वहां पहुंच गईं। रागिनी को उस हालत में देखा तो वह तो उसे देखते ही रह गईं। फिर उन्होंने उससे पूछा, यह तुम्हारे साथ क्या हो गया? हमेशा बड़बड़ करने वाली आज इतनी शांत कैसे बैठी है? और तुम्हारे पापा जो सबसे बड़े और नामी डॉक्टर थे, कहाँ गए? कहाँ गई उनकी अमीरी? तब रागिनी ने उनसे भी इशारे से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसके पास एक डायरी मिली जिसमें उसके पापा का नंबर था। उस नंबर से उन्होंने फ़ोन लगाया तो वह फ़ोन उनके पड़ोसी का था। उन्होंने बताया कि रागिनी के पापा लालच में जाकर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हार्ट और किडनी बेचने का धंधा करने लगे थे। बहुत से दुश्मन हो गए थे और एक दिन घर से कहीं जाने के लिए गए तो वापस ही नहीं आए।
शायद लगता है किसी ने उन्हें बाहर ही मार डाला। रागिनी ने जब से अपने पति और सास ससुर को उनके ही घर से निकाला था, तब से रोज ही अलग अलग लोगों के साथ जाकर पार्टियां करने लगी थी। जब तक उसके पास पैसे थे उसके ढेर सारे दोस्त थे, लेकिन उसके नसीब का ही दोष कहो, जब से उसे पैरालिसिस कोड हुआ है तब से उसके दोस्त ना तो उसके पास आते हैं और ना ही उसकी खोज खबर लेते। अब तो वह दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, क्योंकि अब उसके पास ना तो पापा की धन दौलत बची है, ना ही ससुराल की जो एकमात्र घर था उसे बेचकर खूब मज़े किए। अब जब दुख की घड़ी आई है तो उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। काश देवता समान सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार ना किया होता तो शायद आज उसे यह दिन ना देखने पड़ते। तब रामनाथ जी ने कहा क्या किया था उसने अपने सास ससुर के साथ, और उसको कैसे पता चला कि उसने क्या किया। उसने बताया कि रागिनी इतनी बेहुदा लड़की है, उसी ने सभी को खुश होकर तालियां पीट पीट कर बताया था कि उसने अपने पति और सास ससुर को कैसे कैसे तड़पाया और खाली हाथ धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तब रामनाथ जी ने बताया कि मैं रागिनी का ससुर ही बोल रहा हूँ। रागिनी मेरे दुकान के पास ही बैठी है। उसकी हालत इतनी खराब है कि पास जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। इसका कोई हमदर्द या रिश्तेदार हो तो प्लीज़ उन्हें बता दीजिएगा, ताकि इसे यहाँ से लेकर चले जाएं, या फिर आप लेकर जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब, हम ज़बरदस्ती क्यों मुसीबत मोल लेना चाहेंगे। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है, इसलिए उसे भी भुगतने दो, हमें क्या उसके दुख से, कहकर फ़ोन काट दिया। रामनाथ जी ने कमला जी को फ़ोन पर हुई सारी बातें बताईं। रागिनी भी उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसे आज समझ में आ रहा था कि जब तक उसके पास पैसे थे वही पड़ोसी उससे कितने अच्छे से बेटी बेटी कहते नहीं थकते थे, लेकिन आज मुसीबत की घड़ी में पहचानना भी भूल गए। कमला जी कोमल हृदय की महिला थी। रामनाथ जी से कहा देश में राजा महाराजा लोग युद्ध के समय में भले ही दुश्मनों से लड़ाई करते थे, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाता था तब दुश्मन के घायल सिपाहियों को भी पानी पिलाया जाता था। ऐसे दयालु और धर्मपरायण देश में रहने वाले लोग हैं हम लोग, इसलिए इसने हमसे कितने भी बुरे बर्ताव किए हों, लेकिन यह अभी हमारी बहू है और दुखी है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है इसे कोई अच्छे से अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाएं। रामनाथ जी गुस्से में बोले कमला जी, इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था सब भूल गई क्या, और तुम इसे अस्पताल लेकर जाना चाहती हो। नहीं, हम इसे कहीं लेकर नहीं जाएंगे। हम क्यों लेकर जाएंगे कहीं भी। कमला जी बोली अजी, अगर हम भी इसी तरह करने लगेंगे तो इसमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। फिर रामनाथ जी से एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए कहा। रामनाथ जी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और रागिनी को उसमें बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। रामनाथ जी ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी और एक दिन रागिनी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, और जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह कमला देवी जी के पैर पकड़कर रोने लगी कि वह अब से एक आदर्श बहू बनकर रहेगी, लेकिन उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दें। कमला देवी जी ने कहा देखो रागिनी, मैंने तुम्हारा इलाज करवा दिया है और तुमने हमारे बेटे को तलाक भी दे दिया है, इसलिए आज से ना ही तुम मेरे बेटे की पत्नी हो ना ही हमारी बहू। इसलिए बेहतर होगा अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करो और कहीं अच्छा सा काम ढूंढकर जीवन जियो। रागिनी ने संजीव से भी माफ़ी मांगकर एक मौका देने की विनती की,
लेकिन संजीव ने भी कह दिया। मोहिनी कुत्ते की पूंछ को नली में डालने पर भी वह सीधी नहीं होती। जैसे ही निकालो वह फिर से टेढ़ी हो जाती है। ठीक उसी तरह कुछ लोगों की फितरत भी ऐसी होती है। थोड़ी देर किसी की बातों के दबाव में आकर तो ठीक से व्यवहार करते हैं, परंतु जैसे ही मौका मिल जाता है रंग दिखाना नहीं छोड़ते। इसलिए तुम्हारे ऊपर अब भरोसा नहीं। इसलिए बेहतर होगा और समय बर्बाद ना करते हुए यहाँ से चली जाओ और अपना करियर बनाओ तो ज़्यादा खुश रहोगे। रागिनी जब सब तरफ से हार गई तो अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चली गई और जीवन भर पछताती रही कि काश समय रहते पहले ही सुधर जाती तो यह दिन नहीं देखने पड़ते। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।